जैसे कि मैं आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में एरो इंडिया स्पेस का उद्घाटन किया और अब वो जो इंडियन पवेलियन है यहाँ पर उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इंडियन पवेलियन की जो थीम है वो फ्यूचर से जुड़ी हुई है कि किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट्स हैं वो किस तरह से भारत की रक्षा क्षमताओं में बढ़ोतरी करेंगे वो हम देख सकते हैं। और इंडियन पवेलियन जो है, क्योंकि तमाम जो इसमें एयरक्राफ्ट्स होंगे या जो तमाम रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम जो उत्पाद हैं वो भारत निर्मित हैं, उस लिहाज से इंडियन पवेलियन बेहद महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र उन तमाम विदेशी डेलीगेट्स के साथ साथ जो तमाम अन्य लोग यहाँ पर एरो इंडिया में भाग लेने के लिए मौजूद हैं। तो 14वां संस्करण, तो आप मान सकते हैं कि एरो इंडिया जो कि 14वां संस्करण था है और इसका अभी उद्घाटन कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने किया। और ये जो आप उद्घाटन की तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो इंडियन पवेलियन उसमें लगाया गया है उसके उद्घाटन की तस्वीरें हैं। तो 2023 में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो, इस आयोजन में एमएसएमई और स्टार्टअप सहित 809 रक्षा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इसके पूरे अवसर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता, भारतीय पवेलियन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हुए फ्यूचरिस्टिक किस तरह से रक्षा क्षेत्र में भारत आगे बढ़ेगा उसका ये पूरा मुजाहिरा पेश करता है भारतीय पवेलियन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि जो मौका है 21वीं सदी में भारत का पूरा जो विश्व है वो भारत को विश्वास के साथ देख रहा है रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी करने का, इसमें और जो असीम संभावनाएं हैं उसके मोर्चों को खोलने का, कैसे आगे बढ़ना है, खास तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को आगे लेकर जाना है उसका जिक्र भी। तो ये जो तमाम उत्पाद आप वहाँ पर देख रहे हैं ये इंडियन पवेलियन है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। और एरो इंडिया में जो ये 100 विदेशी कंपनियां उसकी मौजूदगी दर्शाती है, ये मौजूदगी यही दर्शाती है कि कैसे जो भारतीय पवेलियन है उसका वर्चस्व कितना अहम है और एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में कैसे भारत नए अवसर पैदा करता है, नई सोच के साथ आगे बढ़ता है, नई सोच को प्रतिबिंबित करता है, आगे लेकर जाता है। क्योंकि ये केवल एक शो नहीं है बल्कि एक स्ट्रेंथ, एक शक्ति है भारत की जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी किया। आज भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है, तुरंत फैसले लेता है। ये इंगित हो रहा है भारतीय पवेलियन के भी जरिए, क्योंकि भारत जो रफ्तार चाह रहा है, जिस रफ्तार से वो आगे रक्षा क्षेत्र में बढ़ना चाह रहा है, इस रफ्तार का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। और इसी खबर पर हमारे साथ सुधीर यादव हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर, इस बात का जिक्र मैं और आप सुबह भी कर रहे थे कि जो भारतीय पवेलियन जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने किया है वो आकर्षण का केंद्र है सभी मौजूद विदेशी और देसी मेहमानों के लिए। बिल्कुल आंचल, देखिए इस बार चूंकि तेजस को थीम के तौर पर वहां प्रदर्शित किया गया इंडियन पवेलियन, और इसके अलावा इनकी चारों तरफ जो भारतीय टेक्नोलॉजी है, भारतीय स्टार्टअप है, भारतीय जो प्रोडक्ट है उनको थीम बनाकर रखा गया है, खास तौर पर ये प्रदर्शित करने के लिए कि भारत पूरी दुनिया में जिस तरीके से सरकार लगातार मेक इन इंडिया को लेकर प्रमोट कर रही है उन सब चीजों को दर्शाते हुए आखिर किस तरीके से हम देश में तरक्की कर रहे हैं, किस तरह के हमारे प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें इंडियन पवेलियन में डिस्प्ले की गई हैं। आंचल, बिल्कुल। और जिस तरह से हमने देखा कि ये जो 14वां एडिशन है इसमें भारत की ताकत देखी गई। हमने देखा तमाम जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से बात हम तेजस की करें, प्रचंड की करें, जो एरो शो था ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि भारत किस तरह से तूफानी रफ्तार के साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि 2025 तक 1.5 बिलियन से 5 बिलियन तक के एक्सपोर्ट तक पहुंचना है, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से सरकार एक फोकस तरीके से आगे बढ़ रही है। और लगातार आप देखिए जो नीतियां बन रही है, डीएपी 2020 की बात करें, उसके बाद से लगातार जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है उसको कैसे आगे ले जाना है, उसको किस तरीके से जो डिफेंस फोर्सेस के जो यूजेस है, जो प्लेटफॉर्म थे, उनको किस तरीके से अलॉट किया गया है कि एक सर्टेन अमाउंट जो है वो हम अपनी जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है उससे ही खरीदेंगे। तो उसके बाद से लिहाजा लगातार हम ये देखते रहे हैं आजकल की लगातार इस तरफ बहुत बढ़ोतरी हुई है। और वही चूंकि एरो इंडिया जो 14वां संस्करण है
पूरी दुनिया में एक आकर्षण का केंद्र है। लगातार एविएशन सेक्टर के लिहाज से अगर बात करें तो इसमें किस तरीके से जो हमारी टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया के सामने आकर्षण का केंद्र है। तेजस की बात करें, LCH की बात करें, LUH की बात करें, खासतौर पर HAL जो अपने सारे प्लेटफॉर्म है जो मेड इन इंडिया है वो यहाँ प्रदर्शित किए हैं पूरी दुनिया के सामने। तो जाहिर तौर पर लगातार जो भारत की बढ़ती हुई ताकत है उसका प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने है। और जिस तरीके से सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि हम आगे बढ़े, न केवल आगे बढ़े बल्कि हमारी जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज है उनको एक्सपोर्ट भी करें। और क्योंकि विंग्स ऑफ द फ्यूचर, देखिए ये जो तमाम हम यहाँ पर रक्षा उत्पाद देख रहे हैं, विंग्स ऑफ द फ्यूचर नाम दिया गया है भारतीय पवेलियन को, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने किया। आकर्षण का केंद्र है क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं सुधीर की 2024 तक भारत का जो रक्षा निर्यात है 25,000 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करना, ये भारत का सपना है, उसका मकसद है। उस लिहाज से ये जो पवेलियन है, जो विंग्स ऑफ द फ्यूचर है, ये अपनी पंखों की उड़ान के साथ आगे बढ़ता है। हम देख भी पा रहे हैं डिफेंस विंग्स लिखा हुआ है उस पर। बिल्कुल आंचल, देखिए जो भविष्य की उड़ानें साफ तौर पर नजर आती है क्योंकि ब्रह्मोस की बात करें, अगर जो फिलीपींस के साथ सौदा हुआ है, उसके बाद जो कई और सारे देश हैं, जो कई सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें इंटरेस्टेड है। तेजस की बात करें, तेजस को कई जो हमारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज है उनके साथ पिच किया गया है कि हम उनको ये दे सकते हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, दरअसल देखिए एक खास बात हमें ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले जो हमारा डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर है, जो जो तीनों सेनाएं हैं उनकी जरूरतों के लिहाज से हमें पहले डेवलप करना होगा। वो सारी चीजें हम लगातार करते ही जा रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है, उनकी बहुत बड़ी जो पूंजी लगी है, उनको किस तरीके से और बेहतर बढ़त मिले। तो हमें जो रक्षा का कॉम्पिटेटिव मार्केट है बड़े भाई, उसमें कॉम्पीट करना पड़ेगा और यही चीज को ध्यान रखते हुए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो पिछले करीब हम 7 से 8 साल की बात करें, जब से नई सरकार सत्ता में आई है, तो जो वर्ल्ड वाइड भारत की धमक जो दिखाई दे रही है वो नजर आ रही है, न केवल पॉलिसी के लेवल पर बल्कि साफ तौर पर इस चीज में भी नजर आई कि जो यूजर्स हैं उनमें साफ तौर पर सरकार की कोशिश ये है कि भारत में निर्मित जो साजो सामान है उनका इस्तेमाल किया जाए, उन्हें बढ़त दी जाए और एक बार जब वो वैश्विक स्तर पर पहुंचेंगे तो वो पूरी दुनिया में अपनी चमक के साथ नजर आएंगे। जी, और क्योंकि जो विंग्स ऑफ द फ्यूचर जो भारतीय पवेलियन जिसका उद्घाटन किया गया, किस लिहाज से आने वाले समय में, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं सुधीर, और हमने देखा कि 100 से ज्यादा जो विदेशी कंपनियां हैं वो इसमें भाग ले रही हैं, उस लिहाज से अपनी ताकत को दर्शाने और प्रदर्शित करने का तो अहम मंच है ही, साथ ही साथ जिस निवेश का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं PPP मॉडल से, उसके लिए भी हम मान सकते हैं आज का दिन, ये मंच अगले 5 दिनों में सबसे उम्दा। बिल्कुल आंचल, देखिए खास तौर पर अगर हम बात करें अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो LCH तेजस तो है ही है। इसके अलावा विंग इकोसिस्टम जो है, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम जो लगातार भारत में विकसित हो रहा है, एक दशक में माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में भारत जो है ड्रोन इंडस्ट्री का हब होगा। ये सारी चीजें, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें और जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जिनको डेवलप करने की बात की जा रही है, ये सारी चीजों पर लगातार ध्यान रखा गया है। और इन्हीं चीजों को जो खासतौर पर अगर हम जो बात करें कि जो हमारे इंडिया पवेलियन है उसमें इन सब चीजों को दर्शाया गया है और यही यहाँ करीब 100 से कंपनियां जो है ज्यादा है वो पार्टिसिपेट कर रही। तो कोशिश ये है, एक अनुमान आचरण ये है कि करीब 1,75,000 करोड़ से ज्यादा के जो निवेश के भविष्य में यहाँ जो MOUs है, जो बंधन सेरेमनी है, उसमें ये होने का अनुमान है। तो लगातार कोशिश देखिए सरकार की तरफ से फैसिलिटेशन है, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग है, लगातार जो इंडस्ट्री लीडर्स है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जो तीनों सेनाएं हैं उनके जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ है ये देखने के लिए कि आखिर भविष्य में जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उनके लिहाज से क्या जरूरत सेनाओं की है। तो एक फोर्सेस के साथ जो यूजर्स है उनका एक आपस में गठबंधन है, उनके साथ चीजें डिस्कस है। तो एक बेहतर हम कहें माहौल, एक बेहतर मंच यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है, न केवल कंपनी के लिहाज से। और जिस तरीके से सरकार की बात करें आचल कि सरकार की कोशिश ये है कि जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज है उसको बढ़त मिले, तो उस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो करीब 650 से ज्यादा जो भारतीय कंपनियां हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। करीब 88 के आसपास जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो यहाँ अपने प्रोडक्ट लेकर आई। तो ज्यादातर पर जब ये सारी चीजें तीनों सेनाओं के सामने होंगी तो एक बेहतर विकल्प न केवल सेना के सामने होगा बल्कि
जो इंडस्ट्रीज है उसको भी एक बेहतर मौका मिलेगा कि जो सेना की जरूरतें हैं उनके लिहाज से अपने आप को तैयार कर सके। और इसमें बहुत अहम यहाँ पर सुधीर ये भी है कि जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का हम जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री हमेशा कोशिश करते हैं कि तकनीक के लिहाज से हर क्षेत्र को कैसे उन्नत बनाया जाए। अगर हम उसका जिक्र करें तो तकनीक, मार्केट करना और विजिलेंस के हिसाब से रक्षा क्षेत्र एक जटिल सेक्टर है। कैसे इसमें आने वाले समय में इसमें जो निर्यात के आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर 5 बिलियन करने का लक्ष्य भारत का, उस लिहाज से 75 देशों को तो हम अभी भी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है इक्विपमेंट का वो कर रहे हैं, तो इसको तो लगातार इस दायरे को आगे बढ़ाना ही है। आज देखिए खासतौर पर आपने जो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर टीओटी की जो बात की है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इशू है जिसके बारे में लगातार सरकार शुरू से ध्यान रखी है। देखिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई देश हमें साजो सामान देता है तो या तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं लेता है या उससे पहले की जो टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर तकनीक जो इस्तेमाल कर रहा है उससे पहले की जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है उसको बेचने की कोशिश करता है। और ये हमेशा से रहा है। इस चीज को जो डिफेंस इंडस्ट्रीज के जो स्ट्रैटेजिस्ट है, जो स्पेशलिस्ट है, वो चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए सरकार ने शुरू से कोशिश की कि जो नीश टेक्नोलॉजीज है, जो स्टार्टअप है, वो एक बेहतर टेक्नोलॉजी ड्रिवन बने। और यही कोशिश की वजह से आज अगर आप देखते हैं तो भारत पूरी दुनिया में से बेहतर स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम है वो तैयार हो रहा है। सरकार की ये जरूर कोशिश है कि जो नीच टेक्नोलॉजी है उनको हम खुद डेवलप करें रादर देन कि हम दूसरों से टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के। अच्छा जी, एक चीज और भी थी यहाँ पर सुधीर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले उनको बता दें कि ये जो भारतीय पवेलियन है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। ये वहां पर जो तमाम रक्षा से जुड़े उत्पाद हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका प्रधानमंत्री जायजा ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तब तेज सोचता है, तुरंत फैसले लेता है। खास तौर पर जब हम रक्षा क्षेत्र का जिक्र करते हैं इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी वक्त जाया होता था। उसके बाद कई बार अगर कहीं पर भी कमी है तो कैसे उस कमी को पूरा किया जाए उसमें लंबा समय लगता था। लेकिन अब वो नहीं है, क्योंकि इस प्रणाली को भी दुरुस्त किया गया है कि R&D में अब कम से कम समय लगे और भारत की रक्षा जरूरतों को त्वरित पूरा किया जाए। बिल्कुल देखिए जो बात आपने सही कही कि सेक्टर की खास तौर पर जो कमजोरियां हैं उन पर सरकार खास ध्यान रख रही है। और आपने जिस तरीके से कहा कि रक्षा साजो सामान की खरीद की प्रक्रिया काफी लंबी होती थी और लंबा वक्त लगता था, जिससे कई बार जो टेक्नोलॉजी हम खरीद रहे हैं वो मार्केट में हमारे खरीदते आउटडेटेड हो जाती थी। एक बड़ी समस्या आ रही थी। इस चीज को ध्यान रखते हुए कोशिश ये की गई है कि सरकार ने जो DSP 2020 जो को जारी किया उसके बाद से एक प्रॉपर प्रोसेस की जा रही है कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी जो प्लेटफॉर्म है उनको लिया जाए और खासतौर पर जो प्रोसेस है ट्रायल्स की प्रोसेस है उसको बहुत एक्सपेडाइट किया जाए। इसके जरिए सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, जो PSUs की टेस्टिंग फैसिलिटीज है वो प्राइवेट इंडस्ट्री को मुहैया कराई जा रही है कि आप यहाँ आके टेस्टिंग कर सकते हैं और जो रिजल्ट है वो एजेंसीज के साथ साझा किए जा सकते हैं। तो कोशिश यही है सरकार की खास तौर पर कि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेशन के जरिए आगे बढ़ा जाए और उससे आगे आकर इससे भी आगे कोशिश सरकार की ये है कि जो टेक्नोलॉजी अगर हम होम डेवलप करते हैं जल्दी से जल्दी हमारे साथ डेवलप होती है तो वो हमारे लिए न केवल फायदा होगी बल्कि उसमें भविष्य में हम उससे एक्सपोर्ट के जरिए जो विदेशी मुद्रा है वो भी हासिल कर सकते हैं। और खास तौर पर क्योंकि हमने पूरा ये जो एरो इंडिया शो है ये अपने इस मंच के माध्यम से दर्शकों को दिखाया जहां पर ऐसे ऐसे करतब दिखाए गए तमाम जो एयरक्राफ्ट से जुड़े तमाम अधिकारी थे उनके द्वारा। और खास तौर पर अगर हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का जिक्र करें जिसमें तेजस का नाम सर्वोपरि आता है, वो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। तो आप वहां पर मौजूद रहे और इसी का हम एक प्रतिबिंब जो है वो भारतीय पवेलियन में भी इस तरह के तेजस को देख पा रहे हैं। क्या रिस्पांस आपको लगा, क्योंकि इसे ही माना गया है मुख्य आकर्षण का केंद्र, और कैसे ये जो हम शक्ति के विस्तारीकरण का जिक्र करते हैं खासतौर पे एयरफोर्स के लिए उसमें बढ़ोतरी करेगा? देखिए अटल खासतौर पर तेजस को सरकार इसलिए पेश कर रही है क्योंकि जो हमारा मीडियम सेगमेंट है एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो करीब करीब 44 जो स्क्वाड्रन्स है वो होने चाहिए, लेकिन हमारे पास स्क्वाड्रन्स की अभी क्योंकि लंबे समय तक खरीदारी नहीं है वो कमी है। उस दौरान
जो मिग के स्क्वाड्रन्स हैं उनको आउटडेटेड हो चुके हैं, उनकी मरम्मत करके काम कराया जा रहा है, लेकिन उनको रिप्लेस करना है, उनके लिए में उसी श्रेणी का एक विमान की जरूरत है। तो सरकार कोशिश ये कर रही है कि जो मिग के स्क्वाड्रन्स हैं उनको तेजस के जरिए रिप्लेस किया जाए और भविष्य में जो हमारा बैकबोन जो एयरक्राफ्ट होगा, एयरफोर्स का जो बैकबोन होगा, उसको तेजस के तौर पर, तेजस को उसकी जगह डेवलप किया जाए। इसीलिए तेजस को लेकर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका नेवल वर्जन है, चूंकि INS विक्रांत को अभी मेक इन इंडिया की बड़ी सफलता के तौर पर भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया, तो उसमें जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो विमान होंगे, लड़ाकू विमान होंगे, उसमें जो तेजस का नेवल वर्जन है उसको डेवलप किया जा रहा है। तो ये सारी कोशिशें हैं, यही वजह है। खासतौर पे चल ये भी है कि जो LCA तेजस है उसमें बेहतर उसकी क्षमता को और बढ़ाने के लिए जो उसका इंजन है उसको G404 की जगह G414 से रिप्लेस किया जाता है। ये सारी कोशिशें हैं और कल ही रक्षा मंत्री अपनी कटे पीसी में भी ये कहा था कि जल्द ही कोशिश ये की जा रही है कि जो हमारा स्वदेशी इंजन हो वो भी बनाया जाए। उसमें बहुत कोशिश कर रही है, लगातार प्रगति हो रही है। अच्छा, आप अपनी तस्वीर में बताएं, एक मिनट सुधीर, आपको रोकना चाहूंगी, अपनी तस्वीर में बताएं कि इसरो चीफ यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर वो समझाते हुए कि तमाम किस तरह से जो स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में नए परचम गढ़ते हैं। हमने देखा अभी हाल ही में जो 3 ऐसे उपग्रह थे जिनको लॉन्च किया गया था, अभी एक और सफलता का परचम लहराया इसरो ने, उसी की जानकारी देते हुए कि किस तरह से ये तमाम जो इसरो ने कई ऐसे मिशंस को अंजाम दिया है जो कहीं ना कहीं एरोस्पेस का जिक्र प्रधानमंत्री भी करते हैं सुधीर, कि एरोस्पेस में इतनी संभावनाएं हैं। जब हम ड्रोन्स का जिक्र करते हैं, सैटेलाइट्स को भारतीय कंपनियां, भारतीय स्टार्टअप्स, भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वो निर्मित करते हैं। बिल्कुल, खासतौर पर अगर स्पेस सेक्टर की बात करें तो संभावना को इसी तरह लगातार भारत इसमें जो महारत है उसको हासिल करते हुए आगे बढ़ा। तो यही वजह है कि अगर स्पेस से एरोस्पेस सेक्टर की बात करें तो वह सफलता है उसको कैसे लेकर हम आगे जा सकते हैं, ये भी कोशिश चल रही है। और सुधीर आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन हम दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि जो ये भारतीय पवेलियन है द विंग्स ऑफ फ्यूचर, इसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री, हम देख रहे हैं कि इसरो चीफ वहां पर मौजूद है, जो किस तरह से हम जानते हैं कि इसरो ने कई ऐसे मिशंस हैं जिसमें भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है, वो भी बताते हुए कि किस तरह से स्वदेशीकरण के लिहाज से एरोस्पेस इंडस्ट्री में बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, और इस बार की तो थीम ही है अवे फॉर अपॉर्चुनिटीज। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कैसे ये जो पूरा स्पेस है, यानी कि स्पेस सेक्टर, साथ ही रक्षा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं उस लिहाज से कितना अहम है। अभी हम जानते हैं कि हाल ही में श्रीहरिकोटा से इसरो ने SSLV D2 का सफल लॉन्चिंग की थी, तो उस लिहाज से कैसे जब एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आएगी, तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो किसी भी देश की ताकत को आगे बढ़ाने में और किसी भी देश की ताकत को वैश्विक मंच पर रखने का मादा रखते हैं, कि वैश्विक मंच पर इस कद से आपकी बढ़ोतरी होती है, पूरा जो विश्व है वो आपको आशाओं, मौके की नजर से देखता है, उस लिहाज से ये अहम हो जाता है। और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है जिसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री अपने कई संबोधनों में कर चुके हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, चाहे हम एरोस्पेस की बात कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं, कितनी ज्यादा से मौके हैं जिन्हें हम भुना सकते हैं आने वाले दशकों के लिए, कैसे कौशल प्रशिक्षण के लिहाज से। इसका जिक्र प्रधानमंत्री और अब भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक पवेलियन का उद्घाटन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर भी आप देखिए कि प्रदर्शनी लगाई गई है कि कैसे जो भ्रमण कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जायजा लेते हुए जो कर्नाटक पवेलियन उसका, कि कैसे यहां पर भी रक्षा और एरोस्पेस के साथ अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी, जिस तकनीक का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं हमेशा, तकनीक के लिहाज से कैसे उन्नत बनाया जा सकता है इन सेक्टर्स को,
प्रधानमंत्री कर्नाटक पवेलियन का उन्होंने दौरा किया। ये उसी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो तमाम जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें खास तौर पर रिसर्च और डेवलपमेंट जो है, जो एक सबसे बड़ी नींव माना जाता है जब हम बात करते हैं खास तौर पर एरोस्पेस की, बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की, उस लिहाज से तो प्रधानमंत्री ने कर्नाटक पवेलियन का दौरा किया है। और एरोस्पेस में ड्रोन टेक्नोलॉजी का हम जिक्र करें, सैटेलाइट्स की हम बात करें, कैसे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के साथ कौन कौन सी कंपनियां किस लिहाज से यहां पर आकर निवेश कर सकती हैं, इस सेक्टर को आगे बढ़ा सकती हैं, उस लिहाज से भी एरो इंडिया शो बेहद अहम। तो हमने देखा जो 14वां संस्करण एरो इंडिया शो का, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। जो भारतीय पवेलियन है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, और अब कर्नाटक पवेलियन का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का दिन बेहद अहम, जिस तरह से भारत की जो ताकत है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ते हुए, उसका हमने प्रदर्शन देखा। ये जो वायु की ताकत, जो वायु क्षमता है, उसका विस्तारीकरण देखा जाएगा। कैसे जो हम जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का जिक्र कर रहे हैं, जब उन्हें बेड़े में शामिल किया जाएगा भारतीय वायुसेना की, सबसे अहम यहाँ पर है कि जो एक लंबी प्रणाली है उसको दुरुस्त किया गया है। रिसर्च और डेवलपमेंट में जो वक्त लगता था, कैसे उसकी खामियों को दुरुस्त करके आगे बढ़ाया गया, और ताकि जो रक्षा जरूरतें हैं भारत की, उन्हें कम समय में कैसे पूरा किया जा सके, इसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में किया कि कोई भी मौका अब जो है वो भारत छोड़ना नहीं चाहता। और 21वीं सदी का जो ये मौका है वो भारत का है, क्योंकि भारत अब जल्द सोचता है, अच्छा सोचता है, ठीक सोचता है, तेज त्वरित फैसले लेता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और खाली एक प्रमुख मंच के तौर पर नहीं, जहां पर सभी कंपनियां आकर यहां पर भारत की रक्षा प्रदर्शनी को देखे, बल्कि एक भागीदार के रूप में भी भारत आगे बढ़ता हुआ, खासतौर पर जब हम एरोस्पेस का जिक्र करते हैं। और कैसे एरो इंडिया का ये जो हमने पूरी प्रदर्शनी देखी, उसमें हमने देखा कि 80 से ज्यादा देशों की भागीदारी देखी, जिसमें स्वदेशी तकनीकों को कैसे बढ़ावा दिया गया है, उसकी भी वानगी हमने यहाँ पर देखी है। तो एरो इंडिया में सैन्य विमानों, हेलीकॉप्टर्स, रक्षा उपकरण, नए युग के हम कह सकते हैं जो एविनिक्स हैं, और पूरी प्रणाली को कैसे आमूलचूल परिवर्तन इसमें किया गया, वो साफ तौर पर यहाँ पर प्रदर्शित होता हुआ, क्योंकि निर्माण के रूप में भारत एक केंद्र के रूप में आगे बढ़ता हुआ, और विश्वास के साथ जो तमाम अन्य देश हैं, विकसित हों चाहे विकासशील हों, अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भी भारत की तरफ देख रहे हैं। और संभावित जो निवेश है वो नए रोजगार के मौके, नए रोजगार के जो मोर्चे, उनको सृजित करता है। तो कर्नाटक पवेलियन का प्रधानमंत्री ने दौरा किया। और आगे भी जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो कर्नाटक पवेलियन से ही जुड़ी हुई हैं, जहां प्रधानमंत्री भ्रमण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री हमेशा से जब भी कोई नई तकनीक को देखते हैं, समझते हैं, तो कोशिश यही करते हैं कि कैसे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में इस तकनीक का फायदा हो, और इसका फायदा वो जो आखिरी पायदान पर बैठा व्यक्ति है उस तक भी पहुंचे। तो टीम इंडस आप देख सकते हैं, सबसे अहम बात यहाँ पर है, जो तमाम कंपनियों के नाम हम पढ़ पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, कैसे यहाँ पर स्वदेशी कंपनियों का वर्चस्व है। ये साफ तौर पर जो आत्मनिर्भर भारत का विजन, फोकस प्रधानमंत्री ने देखा है, वो उसको इंगित, लक्षित और रेखांकित करता हुआ, परिलक्षित करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो आत्मनिर्भर फॉर्मेशन, जिसका हमने एक मुजाहिरा देखा, शो में दिखाया गया, जिसमें जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स थे, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स थे, साथ ही फॉर्मेशन में हमने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को भी हैरतअंगेज करते हुए देखा। और उस लिहाज से कितनी बारीक पैमाने को हर कसौटी पे खरा उतरते हुए इस तकनीक के साथ निर्मित किया गया इन उपकरणों को, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि ये जो पूरा सेक्टर है कि विजिलेंस मांगता है, सतर्कता मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, और बिना सतर्कता के कोई भी उपकरण, अगर हम बात करें कोई भी हेलीकॉप्टर या फिर जो भी रक्षा से जुड़े उत्पाद हैं, उन्हें बनाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा और देश की सेना से जुड़ा हुआ मामला है। तो यहां पर भी प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया था कि काफी अहम है जब हम यहां पर
तमाम इन उपकरणों को बनाने की उस उन्नत तकनीक का जिक्र करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल भी बहुत अहम हो जाता है रक्षा क्षेत्र के उन्नत प्रदर्शन के लिए। इसलिए हमने देखा कि कुछ देर में जो डीआरडीओ का भी इंडिया पवेलियन है, कैसे उसमें सेंसर्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यूवी, मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स, इंजन एंड प्रोपल्शन सिस्टम, क्योंकि कोई भी रक्षा उपकरण बनाने में जो समय है, जो प्रणाली है, एक एक गैजेट है, कैसे उसको तमाम प्रणालियों पर खरा उतरना पड़ता है, तमाम टेस्ट पास करने पड़ते हैं, उस लिहाज से भी रक्षा प्रदर्शनी काफी अहम, जहां पर आप देखिए कि 100 से ज्यादा जो विदेशी कंपनियां हैं वो भाग ले रही हैं। अब उनका भाग लेना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो एक विश्वास है भारत की रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई प्रगति को लेकर, उन्नति को लेकर, उसमें वो विश्वास जताते हुए तमाम कंपनियां। तो कर्नाटक पवेलियन का प्रधानमंत्री दौरा करते हुए, तो कैसे ये जो कर्नाटक राज्य ये भी इन उपलब्ध अवसरों में से मौकों की तलाश करते हुए एक नई जमीन तैयार कर रहा है रक्षा क्षेत्र के लिए, उस लिहाज से आज का ये दिन काफी अहम। तो एरो इंडिया शो जिसका हमने देखा, मजा सबने लिया, और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि हैरतअंगेज कारनामे करते हुए दिखाए गए। तो ये रक्षा ताकत थी, वायु ताकत थी, जिसका हम देख सकते हैं प्रदर्शन किया गया। तो बेंगलुरु में यलहंका के वायु सेना स्टेशन में एरो इंडिया 2023 का जो 14वां संस्करण है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, और वहां पर किस तरह से जो ये तमाम हम कह सकते हैं मेक इन इंडिया की जो ताकत है, मेक फॉर द वर्ल्ड को फोकस करते हुए हम मान सकते हैं ये जो कार्यक्रम चलने वाला है 5 दिन तक, कैसे मेक इन इंडिया की ताकत का उदाहरण है। और 21वीं सदी का कोई भी मौका भारत गंवाना नहीं चाहता। एक उपयुक्त भागीदार के रूप में लगातार भारत आगे बढ़ता हुआ अब दूर की सोचता है, दूरदर्शी है, सभी को आगे लेकर चलता है, सभी को साथ लेकर चलता है, क्योंकि अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ता हुआ। तो अभी तो बहुत सी ऐसी तस्वीरें आएंगी जो रोमांचक होंगी, जो कहीं ना कहीं ये दर्शा